नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। यह है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो और हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक चर्चा के लिए। और चर्चा उसी मुद्दे पर है जिसके बारे में हर कोई भारत में, उत्तर भारत में चर्चा कर रहा है इस समय कि क्या इंडिया अलायंस खत्म हो गया है। इसी बात पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया हमने पीके सिंह साहब। कैपिटल हेडलाइंस को देखने वाले जानते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, इंटरनल सिक्योरिटी मामले के एक्सपर्ट है, विदेश मामले के भी एक्सपर्ट है, और स्वतंत्र पत्रकार डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी, जो कि राजनीति पर उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली बहुत बारीक नजर रखते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, आप दोनों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और ये चर्चा लगातार हो रही है कि आखिर क्या इंडिया अलायंस खत्म हो गया क्या। ये इंडिया अलायंस वही है जिसकी शुरुआत जो हुई थी, जो उसकी नींव रखी थी, वो नीतीश कुमार साहब ने रखी थी। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उस समय भी मुख्यमंत्री थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर लालू प्रसाद यादव का जो राष्ट्रीय जनता दल है उसके साथ उन्होंने हाथ मिलाया था। लोकसभा चुनाव करीब थे और उस समय कांग्रेस की एक कोशिश थी, क्योंकि पिछले दो चुनावों में यानी 2014 और 2019 में कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब रही थी। लेकिन कांग्रेस की कोशिश के बावजूद साउथ इंडिया के कुछ दलों को छोड़कर, जिसमें डीएमके जैसे दल थे, कांग्रेस के साथ आने के लिए कोई तैयार नहीं था। नीतीश कुमार ने वो बीड़ा उठाया, एक पहल की और पूरे देश में वो घूमे, साथ में तेजस्वी यादव को भी ले जाते थे। ममता बनर्जी से मुलाकात की उन्होंने, अखिलेश यादव से मुलाकात की, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। ये वो नाम है जो कांग्रेस के साथ आने को तैयार नहीं थे, लेकिन नीतीश कुमार ने पता नहीं उनके कान में क्या मंत्र फूका। वो ऐसा मंत्र फूका कि ये सब एक साथ एक झंडे के नीचे और कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो गए। एक अलायंस बन गया और इसका नाम रखा गया इंडिया, INDIA। आई के बाद भी डॉट है, एन के बाद भी डॉट है, डी के बाद भी डॉट है, आई के बाद भी डॉट है और ए के बाद भी डॉट है। और बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि जो इस अलायंस में यानी इस गठबंधन में लोग हैं वो भी शायद इसकी फुल फॉर्म ना बता पाए। तो इसकी फुल फॉर्म जो है उसको याद करना भी थोड़ा मुश्किल है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। तो डी से कई लोग डेमोक्रेटिक समझते हैं, लेकिन ये डेवलपमेंटल है। खैर, इसी नाम को लेकर बताया जाता है नीतीश कुमार से मतभेद हुआ। कई लोग ये बताते हैं कि नीतीश कुमार चाहते थे कि उनको कन्वीनर बनाया जाए, प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाए और नरेंद्र मोदी के सामने उनको प्रोजेक्ट किया जाए, आमने सामने की लड़ाई हो जिससे नीतीश कुमार वर्सेस नरेंद्र मोदी हो। लेकिन वो होता नहीं दिखा, क्योंकि कांग्रेस अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं थी। तो नीतीश कुमार ने पिछले साल जनवरी, सब जानते हैं, एक बार फिर पाला बदला, बीजेपी के साथ चले गए, बिहार में दोबारा वो मुख्यमंत्री बने। और इंडिया अलायंस, लेकिन जिसे वो बना गए थे वो चलता रहा, क्योंकि लोकसभा चुनाव करीब थे और सारे दल, और खासतौर में उसमें वही दल थे जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रहे हैं अपने अपने राज्यों में। केजरीवाल साहब उस समय मुसीबत में घिरे हुए थे, जेल चले गए थे, तो उनकी पत्नी कई बार इंडिया अलायंस के मंच पर नजर आई। पहली जो मीटिंग दिल्ली में हुई, केजरीवाल साहब की पार्टी ने कहा कि ये केजरीवाल साहब के समर्थन के लिए है। बाकी दलों ने, खासतौर पर कांग्रेस ने कहा कि ये इंडिया अलायंस की एकजुटता दिखाने के लिए है। इस तरह के वाद विवाद के बावजूद इंडिया अलायंस ने जब आम चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी को अच्छी टक्कर दी। तमाम जगह, उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे राज्यों में अच्छी टक्कर दी। दिल्ली में तो असर ज्यादा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन बहुमत हासिल नहीं कर पाई। दूसरी तरफ इस इंडिया अलायंस ने भी 232 सीटें हासिल कर ली और दमखम वहां नजर आया। लेकिन जब हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव हुए, जहां कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की दुर्गति हो गई, हरियाणा में तो खैर कांग्रेस अकेले ही थी, लेकिन महाराष्ट्र में जो दल कांग्रेस के साथ थे उनकी स्थिति बहुत खराब रही। लोकसभा चुनाव के परिणाम के आसपास पहुंचने की कोई संभावना क्या दूर दूर तक नहीं दिखी कि ये वही गठबंधन था जो लोकसभा चुनाव में कमाल कर रहा था। उसके बाद से एक सुगबुगाहट शुरू हो गई और मीडिया में बीते कुछ दिनों से लगातार चर्चाएं चल रही हैं। वो आप भी देख रहे हैं, संजय राउत का ताजा बयान है। वो सीधे कांग्रेस से सवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस बताए कि इंडिया ब्लॉक वजूद में है या नहीं। हालांकि पवन खेड़ा साहब बता चुके हैं कि वजूद में नहीं है, चुनाव तक था। इन्होंने, संजय राउत साहब ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस एक बार बता दे, उसके बाद हम अपना रास्ता चुन लेंगे, और वो रास्ता एक बार हमने चुन लिया तो उसके बाद ये गठबंधन दोबारा नहीं बनेगा। ये कहा जा रहा है कि विरोधाभासों के दलदल में डूबता विपक्षी एकता का सपना। विरोधाभास कैसे हैं ये मैं आपको बता ही चुका हूं। पवन खेड़ा के बयान जिसका मैंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक खत्म हो चुका है,
लोकसभा चुनाव तक ही गठबंधन था, क्योंकि दिल्ली के चुनाव में आमने सामने है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। हरियाणा में भी हमने यही देखा था और महाराष्ट्र में भी कई विवाद सामने आते थे। गहरी होती जा रही है इंडिया गठबंधन में दरारें। अब बड़े नेता बोले कांग्रेस जिम्मेदार, तो ठीक रहा, कहीं ना कहीं कांग्रेस पे छोड़ा जा रहा है। 2 दिन पहले का बयान है ये उमर अब्दुल्ला साहब का, जिन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक को खत्म कर देना चाहिए, इसमें ना कोई एजेंडा है, ना कोई लीडरशिप है, और गठबंधन की जो आखिरी बैठक है वो 7.5 महीने पहले हुई थी। इसका मतलब 7.5 महीने यानी लोकसभा के जब चुनाव के नतीजे आए थे उसी के लगभग वो आखिरी बैठक हुई थी। उसके बाद कोई बैठक नहीं बुलाई गई। दावे प्रतिदावे होते रहते हैं। तेजस्वी यादव ने भी ये बताया था कि लोकसभा चुनाव तक ही है। इस पर बीजेपी ने उनको घेर लिया, तो बाद में तेजस्वी यादव ने सफाई दी कि मेरी बात का पतंगड़ बनाया गया। लेकिन अब केवल तेजस्वी यादव नहीं कह रहे हैं, पवन खेड़ा जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, प्रवक्ता का बयान पार्टी का ऑफिशियल बयान माना जाता है। किसी नेता ने पवन खेड़ा के बयान का अभी तक खंडन नहीं किया है। इसका मतलब कांग्रेस भी कह चुकी है खत्म हो चुका है, तेजस्वी यादव कह चुके हैं खत्म हो चुका है, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि खत्म कर देना चाहिए, और संजय राउत साहब कह रहे हैं कि भाई आप बता दो क्लियर कि खत्म है या है, उसके बाद हम अपना रास्ता चुन लेंगे। ये तमाम सारे बयान हैं जो 11 दिसंबर से इसकी शुरुआत हुई थी। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा है, दिल्ली चुनाव में अपना दम दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस के साथ गठबंधन की कोई संभावना नहीं है। दिल्ली चुनाव को लेकर उन्होंने बात की। 8 तारीख को तेजस्वी यादव का बयान, जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, तो उन्होंने भी कहा कि ये लोकसभा चुनाव तक था। उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि खत्म कर दो। तो ये स्थिति आज की तारीख में है। तो सिंह साहब आपसे शुरुआत करते हैं, उसके बाद डॉक्टर साहब से समझेंगे। कांग्रेस की राजनीति पर बड़ी करीबी नजर रखते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन पहले आप बताइए गठबंधन है, खत्म हो गया है, क्या स्थिति है? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि वैसा गठबंधन जैसा तो कुछ है ही नहीं, सारे दल आमने सामने ही खड़े हैं, खींचतान चल रही है। लोग जानना चाहते हैं कि स्थिति क्या है। देखिए, सच कहा जाए तो ये व्यवहारिक तौर पर गठबंधन शुरू से ही नहीं था, क्योंकि आपने भी बताया कि नीतीश कुमार जी ने इस को बुना था, और इस गठबंधन की बुनाई उन्होंने ही की थी, और उसमें अपना संयोजक पद और साथ साथ वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनना चाहते थे, जो दोनों ही उनको पूरी नहीं हुई। दूसरी चीज ये है कि गठबंधन तो बना तो लिया गया, लेकिन इसका कोई चेयरपर्सन नहीं बना, कोई प्रमुख संयोजक नहीं बना। आज तक हेडलेस, बिना सिर का ये धड़ चल रहा है। तीसरी चीज ये है कि मैंने कहा कि व्यवहारिक तौर पर कभी नहीं था, तो देखिए 3 स्टेट में आज से नहीं, बहुत पहले से कांग्रेस का गठबंधन रहा है। जैसे बिहार में राजद के साथ 1995 के बाद से ही बिहार मोटा मोटी राजद के साथ गठबंधन रहा है कांग्रेस का। तमिलनाडु में द्रमुक के साथ पुराना गठबंधन है, और महाराष्ट्र में शरद पवार जी के साथ उनका पुराना गठबंधन है। इसके अलावा नया कहीं कोई गठबंधन देखने को नहीं मिला। सिर्फ अपवाद स्वरूप कह सकते हैं कि हाँ, लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने जरूर यूपी में उनके साथ गठबंधन किया, थोड़े से सीटों पर कांग्रेस को लड़ने का मौका मिला। और एक चीज और हुई कि इन्होंने, केजरीवाल जी ने दिल्ली में एक तरह से कांग्रेस को ठग लिया। पंजाब में तो उनके साथ गठबंधन किया नहीं, उनको ठेंगा दिखा दिया, और दिल्ली में उनसे झटक लिया 4 सीटें 7 सीटों में से, और सिर्फ 3 सीटों पर कांग्रेस को लड़ने का मजबूर कर दिया। जबकि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन हमेशा करती रही है, तो ये कांग्रेस की वहां कमजोरी साबित हुई। तो ये कुल मिलाकर व्यवहारिक तौर पर केरल में अब जैसे है, कम्युनिस्ट और कांग्रेस दोनों आमने सामने रहते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों आमने सामने। राष्ट्रीय स्तर पर सब एक साथ खड़े हो गए। ममता बनर्जी ने ठेंगा दिखा दिया कि पश्चिम बंगाल में हम एक भी सीट किसी को कंसीड नहीं करेंगे, किसी को भी नहीं देंगे। ना कांग्रेस को उन्होंने दिया, ना वामपंथी पार्टियों को एक सीट भी दिया। तो वहां भी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर फोटो खिंचाने के लिए सब लोग एक साथ खड़े जरूर नजर आए, और उसमें भी नीतीश कुमार जी निराश हो गए जब उनकी मांगे नहीं मानी गई, तो वो तो अपना अलग ही रास्ता नाप लिया और एनडीए में वापस चला है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि व्यवहारिक तौर पर जो इंडी अलायंस है वो शुरू से ही नहीं था,
और इसीलिए आज जो घोषणा किया जा रहा है कि सिर्फ लोकसभा चुनाव तक इसका अस्तित्व था, क्योंकि ये विवाद तब उठा जब ममता बनर्जी के पार्टी के तरफ से दावा किया गया कि इंडी अलायंस का नेता अब ममता बनर्जी को प्रोजेक्ट करना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर, ताकि अगले चुनाव आते आते राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी को कोई चैलेंज दे सके तो वो ममता बनर्जी होंगी। तो इस चीज को कीर्ति आजाद ने भी समर्थन किया, उनकी पार्टी के सांसद हैं, और भी बहुत सारे तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने आगे बढ़ाया। और यहां तक कि लालू जी से किसी पत्रकार ने पूछा तो लालू जी ने भी कहा कि हाँ, तो इसमें हरज क्या है, ममता बनर्जी तो इसके लिए डिजर्व करती हैं, उनको नेता माना जा सकता है। तो ये सब बयानों से इस हवा को बल मिला। तो इसके बाद अब पवन खेड़ा जी के पास कोई उपाय नहीं था या कांग्रेस के नेताओं के पास, तो उन्होंने कह दिया कि लोकसभा चुनाव तक ही ये सीमित था और उसके बाद इसका कोई जरूरत नहीं है, और इसीलिए इसको समाप्त माना जाए एक तरह से। अब दूसरी चीज, एक चीज और देखें हम कि प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने लालू जी के बयान की निंदा भी की और कहा कि ऐसा कहना सही नहीं है। दूसरी चीज, एक चीज और कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी कह दिया, आपने बताया भी, कि इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव तक ही सीमित था। उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, वो भी बताया कि अब इसको वाइंड अप किया जाए, यानी खत्म किया जाए, अब इसमें कुछ रखा नहीं है, वो लोकसभा चुनाव तक था। हालांकि लोकसभा चुनाव में भी व्यवहारिक रूप से इसका कहीं कोई ये नहीं था, मतलब कार्यरत नहीं था, सिर्फ फोटो सेशन तक सीमित था। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अब आपका नंबर है, बताइए। लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि तमाम दलों ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस भले ही उनके सहयोग से 99 सीटें ले आई हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह भी चुके हैं कि कांग्रेस परजीवी है, सहयोगियों के कंधे पर सवार होकर 99 सीटें उसको मिल गई है। लेकिन जब महाराष्ट्र में हार मिली, हरियाणा में हार मिली, उसके बाद तमाम दलों ने कह दिया कि भाई राहुल गांधी हमारे नेता नहीं है, राहुल गांधी को हम नेता मानेंगे नहीं, कांग्रेस किसी और को बढ़ा नहीं सकती। तो कुल मिलाकर अब स्थिति ये हो गई कि सारे सहयोगियों ने कह दिया कि राहुल हमारे नेता है नहीं, और कांग्रेस की मजबूरी है कि राहुल के अलावा किसी को बना नहीं सकते। तो पवन खेड़ा को सामने आके ऑफिशियल अपना स्टैंड देना पड़ा कि इंडिया गठबंधन तो खत्म हो गया। जबकि ये नाम INDIA, इंडिया, राहुल गांधी खोज के लाए थे, उनकी टीम ही खोज के लाई थी, उन्होंने बड़ा इसका क्रेडिट भी लिया था, इंडिया वर्सेस NDA। लेकिन बीजेपी ने पूरे गठबंधन से ज्यादा सीटें लोकसभा चुनाव में हासिल की। उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें भी ये गठबंधन तार-तार हो गया। अब आप क्या कहेंगे कि ये गठबंधन है, नहीं है तो किस स्थिति में? मैं सिंह साहब से सहमत हूं, ये गठबंधन नहीं है। और गठबंधन आज क्या, लोकसभा चुनाव के दरमियान ही ये गठबंधन खत्म हो गई थी। अगर खत्म नहीं होती तो वायनाड में कम्युनिस्ट लोग क्यों राहुल जी के खिलाफ कैंडिडेट देते? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तो स्पष्ट अकेले लड़ी, वहां कहां अलायंस था? तो ये नहीं, हाँ, कांग्रेस का कुछ जगहों पर भले रहा, मान लीजिए बिहार में रहा, यूपी में रहा, तमिलनाडु में रहा, लेकिन ये इंडिया गठबंधन नहीं रह गया था। देखिए, जब नीतीश कुमार ने ये पहल शुरू किया था तो कांग्रेस इसलिए साथ थी, सहमत थी कि भाई कोई ये नहीं कहे कि विपक्षी एकता में कांग्रेस जो है बाधक है। नहीं, कांग्रेस ने कहा कि ठीक है, आप एकता बनाइए, हम इसमें साथ हैं। लेकिन अभी जितने जो रीजनल पार्टियां हैं वो त्याग सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से चाहती हैं कि हम नेशनल पार्टी बन जाएं और हर एक जगह जहां जितना हम मांगे उतना कांग्रेस दे, अपनी हिस्सेदारी कांग्रेस छोड़ दे। जबकि उन राजनीतिक दलों का भले कोई हैसियत उस स्टेट में हो या ना हो, तो ये दिक्कत है वास्तव लगी। इसलिए यह गठबंधन संभव ही नहीं है। कांग्रेस को अकेले अपने मैं तो सलाह दूंगा कि अकेले अपने ईमानदारी से प्रयास करनी चाहिए, दूसरे दलों का खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और लालू परिवार को हमेशा से कहते आ रहे हैं, नई बात नहीं है, इंडिया गठबंधन बनने के क्रम में उन्होंने नीतीश कुमार को भगा दिया,
इनकी कृपा से भाग गए नीतीश कुमार। ये गठबंधन तो शेप ले ही नहीं पाया। अदरवाइज जब जो ललन सिंह ने, नीतीश कुमार के जो सहयोगी हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि 40 सीट पर हरा देंगे, बीजेपी आउट हो जाएगी। बीजेपी तो 62 सीट पे हारी, लेकिन आउट नहीं हो सकी, इसलिए कि मित्र दल रह गए। और नीतीश कुमार का जो प्रयास था उसमें कोई मित्र दल नहीं रह जाता, तो ये गठबंधन रह नहीं गया। ये गठबंधन तो उसी समय समाप्त हो गया था। अपनी सुविधा अनुसार हर एक जगह लोग लड़ रहे थे, और जब विधानसभा को चुनाव आया है, बारी आया है, तो सब अपने अपने ढंग से हैं, इसलिए इस तरह की बातें बोल रहे हैं। और लालू जी और तेजस्वी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मुझे जो जानकारी है, ये लोग चाहते थे सीट शेयरिंग हो जाए और इनके अनुसार हो। कांग्रेस ने मना कर दिया कि नहीं, आपके अनुसार नहीं होगा, मैं बताऊंगा कि मुझे यहाँ यहाँ चाहिए, तब तो ठीक है, नहीं तो नहीं। इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ममता बनर्जी होंगी नेता। अरे ममता बनर्जी तो इंडिया गठबंधन में रही नहीं, वो अकेले चुनाव लड़ी, कहाँ अलायंस में रही, तो फिर नेता बनने की बात कहाँ थी। और तेजस्वी भी बोलने लगे। जब यही लोग बोल रहे हैं क्योंकि देख रहे हैं आने वाले समय में कांग्रेस अलग अकेले लड़ने वाली है बिहार में, इसलिए इस तरह की बात ये लोग कर रहे हैं। कोई गठबंधन नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने इतनी लंबी बात कह दी, लेकिन जो आपसे सवाल पूछा गया उसका जवाब आपने नहीं दिया। नीतीश कुमार बाहर गए राहुल गांधी की वजह से, क्योंकि राहुल गांधी ये नाम ले आए INDIA। नीतीश कुमार के बारे के हवाले से मीडिया में रिपोर्टें आई कि नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि ये नाम हो। दूसरी बात, नीतीश कुमार चाहते थे कि वो कन्वीनर बने, राहुल गांधी वहां अड़ गए, तो उन्होंने कहा जब मेरी पूछ ही नहीं रहे हो, पूरा गठबंधन मैंने बना दिया, हाईजैक करने के लिए तुम आ गए। तुम्हारे साथ तो न ममता आना चाहती थी, न केजरीवाल आना चाहते थे, न तुम्हारे साथ अखिलेश यादव आना चाहते थे, जिनके दम पर यूपी में 6 सीटें इन्होंने जीती। और अब भी चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, जिनकी पार्टी का गठबंधन था जम्मू कश्मीर में, और वहां कम से कम अब्दुल्ला परिवार को यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने कांग्रेस को किसी तरह कॉर्नर किया, बराबर की सीटें दी। जम्मू में जीतने के लिए कहा गया, कांग्रेस वहां फुस पटाखा साबित हुई, उसके बाद सरकार में शामिल भी नहीं हुई, ये कहा कि बाहर से समर्थन देंगे। दूसरी तरफ संजय राउत की पार्टी का बार बार मानना है कि अगर राहुल गांधी पैर नहीं अड़ाते, नाना पटोले पैर नहीं अड़ाते, अगर सुप्रिया सूले या उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर फेस बनाकर मैदान में उतरा जाता, तो लोकसभा चुनाव जैसी कामयाबी मिलती। कांग्रेस वहां भी तैयार नहीं हुई। हरियाणा में तो अरविंद केजरीवाल बिल्कुल दंडवत करने बैठ गए थे कि साहब हम दंडवत कर रहे हैं, आप हमसे गठबंधन कर लो, 5, 7, 8 सीट दे दो। 2-4 प्रोग्राम तो हमने आपके साथ किए, वहां भी राहुल गांधी ने हवा निकाल दी। तो लोग नेता राहुल गांधी को नहीं मान रहे हैं। संजय राउत आज भी सवाल राहुल गांधी से पूछ रहे हैं। ममता बनर्जी राहुल गांधी को खारिज करके अपने आप को आगे बढ़ा रही हैं, और आप कह रहे हैं कि गठबंधन में ममता बनर्जी नहीं थी। गठबंधन में नहीं थी तो उनके स्टेज पर उनके साथ स्टेज शेयर राहुल गांधी क्यों कर रहे थे, क्यों ये तस्वीरें सामने आ रही थी, वो आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आप सीधी बात बताइए ना। वात्सल जी शुरुआती दौर में थी, लेकिन चुनाव जो लड़ी वो गठबंधन में नहीं लड़ी ममता बनर्जी। अब देखिएगा कोई अलायंस नहीं रहा, अकेले लड़ी और अनाउंस करके लड़ी। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी जी के चलते नीतीश जी नहीं हटे, ये लालू जी के प्रेशर में हटे। लालू जी कह रहे थे कि पहले मेरे बेटे तेजस्वी को सीएम बना दीजिए और आप राष्ट्रीय राजनीति कीजिए, ये कह रहे थे, और इस कारण से नीतीश कुमार हटे। उसमें राहुल गांधी जी कारण नहीं थे। हाँ, एनडीए के लोग अपनी बात ये रखवाते हैं, अपनी माइलेज लेने के लिए, अपना फेवरेबल कंडीशन बनाने के लिए, उसका फायदा हुआ भी। नीतीश जी चले गए एनडीए में, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, लेकिन ये लालू जी के कारण ये गठबंधन टूटा था। राहुल जी उसमें कारण नहीं थे, राहुल जी कारण थे। और पार्टियों के बीच में गठबंधन हो रहा था, व्यक्ति विशेष के बीच में नहीं गठबंधन हो रहा था। कांग्रेस पार्टी से हो रही थी, राहुल गांधी से गठबंधन नहीं हो रहा था। ये गलतफहमी पैदा की जा रही है, इस सब तरह की कोई बात नहीं है। लालू जी चाहते थे कि छोटा बिहार। सिंह साहब को भी अच्छी जानकारी है, क्योंकि मीडिया में जो बातें आई कि नीतीश कुमार खुश नहीं थे जो नाम दिया गया INDIA, इसके बाद वो चाह रहे थे कि उनको कन्वीनर बनाया जाए। जिस मीटिंग में राहुल गांधी ये नाम लेकर पहुंचे, उन्होंने क्रेडिट लिया कि ये नाम हमने दिया है, हमारी टीम ये नाम लेकर आई है। उसी मीटिंग को छोड़ के जल्दी वो आ गए, उनके साथ लालू यादव भी आ गए। क्या है सही कहानी जो है, डॉक्टर साहब जैसे बता रहे हैं कि तेजस्वी और लालू की वजह से नीतीश अलग हुए,
कई लोग कहते हैं, दावा करते हैं मीडिया में लगातार कि राहुल गांधी की वजह से, क्योंकि राहुल गांधी ने पूरा गठबंधन, जो पूरा तमाशा, पूरा मजमा जो जोड़ा था नीतीश कुमार ने, जा जाके सारे नेताओं के पास, वो राहुल गांधी उसको हाईजैक करने लगे। सच क्या है, आपको क्या जानकारी है? क्योंकि आपके पास इंटरनल जानकारी आती है, खुफिया स्रोतों से भी जानकारी आती है, कई राजनीतिक लोग भी बताते हैं। आप बताइए, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, दो चीज है इसमें। एक तो है कि ठीक है कि जो इंडिया नाम पड़ा इस गठबंधन का, उससे नीतीश जी खुश नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद नीतीश जी उसमें बहुत सहर्ष रहते यदि उनको उसका कन्वेनर और प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट बनाया जाता। तो उसको नहीं बनाया गया। इसमें हम सिर्फ लालू जी को दोष दें ये भी सही नहीं है, और सिर्फ राहुल जी को दोष दें ये भी सही नहीं है। हम कहेंगे कि इसमें दोनों लोगों की मिली भगत थी। सोनिया गांधी और लालू जी ये दोनों नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट या प्रमुख संयोजक बनाया जाए। इसीलिए देखिए, आप लालू जी का बयान खोज कर देखिए उस समय का। लालू जी का एक बार बयान आया कि सभी क्षेत्रीय दलों से, यानी भारत के हर एक रीजन से एक एक कन्वेनर बनाए जाएंगे, यानी लगभग 12 कन्वेनर बनाए जाएंगे। तो नीतीश कुमार बिदक गए उसी बात पर कि भाई 12 लोगों में एक नीतीश कुमार होगा, नीतीश कुमार एक अकेला होगा नरेंद्र मोदी के सामने। तो ये चीज जो है ये बहुत बड़ी चीज, लेकिन इसके पीछे दोनों की रणनीति थी, सोनिया जी की और लालू जी की, ये मिली भगत थी। और इसका एक कारण और भी है, हम बता रहे की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, 1996 में देवगौड़ा जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो ये क्या हुआ कि उनके बारे में कहा जाता है कि वो दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं, माने भारत सरकार के मुख्यमंत्री हैं, और कर्नाटक सरकार के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि हर हफ्ते वो बंगलोर पहुंचते रहते थे। यानी कर्नाटक की राजनीति में भी वो काफी दबदबा रखते थे। और आज की स्थिति में भी आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ठीक है, प्रधानमंत्री का काम भी देखते हैं, लेकिन गुजरात पर भी उनकी काफी नजर रहती है। गुजरात की राजनीति भी मोटा मोटी वो अपने हिसाब से हैंडल करते हैं। तो ये चीजें जो है, लालू जी जैसा सीजन्ड नेता इस चीज को नहीं भाप पाए कि यदि मान लीजिए खुदा न खास्ते अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो क्या बिहार की राजनीति को छोड़ देंगे लालू जी और लालू जी के बेटे के हवाले? एकदम नहीं, कतई नहीं, कदापि नहीं। तो ये चीज लालू जी जैसा सीजन्ड नेता बड़ी अच्छी तरह भांपता है, और इसीलिए लालू जी का भी मंशा वही था जो सोनिया जी का मंशा था। सोनिया जी का मंशा दूसरे कारण से था कि नीतीश जी एक बार बन जाएंगे तो राहुल जी के लिए रास्ता बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये कारण थे, और इसीलिए नीतीश कुमार जी दरकिनार कर दिए गए। एक चीज। अब आते हैं कि और भी कई फैक्टर है, जैसे जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, सभी जो कर्नाटक और तेलंगाना का जो प्रदेश चुनाव हुआ, प्रदेश स्तर पर विधानसभाओं का, तो उसमें मुसलमान का वोट बहुत एग्रेसिवली, बहुत आक्रामक ढंग से मिला कांग्रेस को। और उसके बाद कांग्रेस के प्रति मुसलमान का पूरे देश भर में विश्वास बहुत तेजी के साथ बढ़ा। इससे सारे क्षेत्रीय दल घबराए हुए हैं, और आज तक घबराए हुए हैं, और आज भी कांग्रेस के प्रति विश्वास बहुत बढ़ा हुआ है मुसलमान वोट का। तो ये चीजें भी थी, इसीलिए ममता बनर्जी ने यहां तक कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो था, उस यात्रा को भी उन्होंने बंगाल में इंटर नहीं करने दिया। बहुत थोड़ा सा क्षेत्र टच करते हुए राहुल जी वहां से भागे। उनको बहुत घेरा गया कि नहीं, बंगाल में आप मत घुसिए। तो इस तरह से सीटें भी नहीं दी गई। ये चीजें हैं। अखिलेश जी भी बहुत ज्यादा इस विषय में सशंकित रहते हैं। एक चीज ये भी है। और जो हरियाणा में सीटें मांगते हैं, या किसी मध्य प्रदेश में अखिलेश जी सीट मांग रहे थे कि हमको कांग्रेस सीट लड़ने के लिए दे अलायंस में, और इसके लिए बड़ी तीखी बहस हुई, अखिलेश वो अखिलेश क्या क्या बहुत सारी चीजें हुई। तो वो क्यों होती है? ये लोग प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं कि यदि कांग्रेस के गढ़ में हम कुछ सीटें मांगेंगे तो कांग्रेस तो वहां देगी नहीं, लेकिन उसका बहाना बनाकर हम अपने गढ़ में कांग्रेस को
मार्जिनलाइज करेंगे, यानी उनकी पूरी मांग नहीं मानेंगे। एक टैक्टिक्स ये भी रहती है। और एक और बात इसमें हम कहेंगे कि पिछले चुनाव में जो 2020 में बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी, 19 सीटों पर जीत कर आई थी। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत कम रहा। सारे पॉलिटिकल ऑब्जर्वर जो थे सब बता रहे थे कि यदि लालू जी ने होशियारी की होती और कांग्रेस को 40 से अधिक सीटें नहीं दी होती और बाकी 30 सीटों पर खुद लड़े होते, तो चूंकि राजद का स्ट्राइक रेट अच्छा था तो सरकार बन गई होती राजद की, क्योंकि 125 सीटें एनडीए को मिली थी। ये भी आप याद रखिए, 115 से ऊपर सीटें मिली थी इनको, विपक्षी दलों को। तो बहुत मामूली अंतर से डिफरेंस रहा है, ये भी एक चीज है। तो इस संदर्भ में भी लालू जी या तेजस्वी जी की नजर है कि अगली चुनाव में कांग्रेस को अभी से दबाव में रखना है, ताकि अगली बार जो कांग्रेस 70 सीटें मांगे तो हम नहीं दें। एक बात यह भी है, और इन लोगों की रणनीति यही है कि अगली बार, अब तो इसी साल के लास्ट में चुनाव होने वाला है, नवंबर में बिहार में चुनाव होगा, तो उसमें कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा 40 सीटें दी जा सकती हैं। अब इतनी सारी बातें तो मैं एक राजनीतिक विश्लेषण के रूप में बताया। अब आते हैं कि डॉक्टर साहब ने एक बात बताई कि कांग्रेस को एकदम अलग होकर अपने बल पर सारे देश में चुनाव लड़ना चाहिए। निश्चित रूप से मैं इस बात को जरूर सहमति प्रदान करता हूं, क्योंकि कांग्रेस जो अपने बल पर लड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और कांग्रेस को इस रणनीति में एक चीज और जोड़ लेनी चाहिए कि हम प्री पोल अलायंस नहीं करके पोस्ट पोल अलायंस करेंगे। उसमें कांग्रेस ज्यादा फायदे में रहेगा, क्योंकि आप पिछले भी कई बार देख लीजिए, जो 1996 में देवगौड़ा जी की सरकार बनी थी वो पोस्ट पोल अलायंस थी। जो 2004 में भी कांग्रेस की अलायंस थी वो भी मोटा मोटी पोस्ट पोल अलायंस थी। तो क्योंकि इन लोगों की प्रकृति सूट करती है उसी के लिए, पोस्ट पोल अलायंस के लिए। अब भाजपा की प्रकृति सूट करती है प्री पोल अलायंस की। दोनों की प्रकृति अलग है, किसी की प्रकृति पित्त प्रकृति होती है, किसी की प्रकृति क्षारीय प्रकृति होती है। तो अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार चलना चाहिए। जी जी सर, आपने सलाह दी। और डॉक्टर साहब तो खैर जिस भी प्रोग्राम में बैठते हैं और कांग्रेस पर अगर चर्चा हो तो डॉक्टर साहब का तो एक सारे लोगों को, कैपिटल हेडलाइंस देखने वालों को भी याद हो गया होगा कि डॉक्टर साहब चाहते हैं कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़े। लेकिन मैंने कई बार डॉक्टर साहब से प्रश्न भी किया है कि डॉक्टर साहब चाहते हैं, आप भी ये सुझाव दे रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस का जो हाईकमान है, हाई कमांड जैसे कहा जाता है, और हाई कमांड कल्चर की शुरुआत भी कांग्रेस से हुई है, उनके अंदर इतना साहस है कि वो अकेले चुनाव लड़ लें? वो दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ सकते हैं, जहां पर उन्हें आम आदमी पार्टी अपने साथ नहीं ले रही है, वरना कहीं भी उनके अंदर इतना साहस नहीं है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में अभी हमने हाल में देखा कि समाजवादी पार्टी ने जब उनको 200 ऑफर की तो उन्होंने ना चुनाव लड़ना बेहतर समझा, जबकि वो पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब, कई जगह का एग्जाम्पल ले सकते थे जहां इंडिया अलायंस होने के बावजूद तमाम इंडिया अलायंस के दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस सभी उपचुनावों में 10 की 10 या 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस के पास शायद इतना साहस नहीं है। और मैं दिखाना चाहता हूं, ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर, इतने ज्यादा नेता हैं इस इंडिया अलायंस के अंदर कि आप एक फ्रेम में उनको पूरी तरीके से देख भी नहीं सकते। लालू जी एकदम किनारे में कट से गए हैं, मतलब फोटोग्राफर के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इंडिया अलायंस को पूरा एक साथ दिखाए। और ये आप देखिए, इन दलों के नाम देखिए, कांग्रेस, एनसीपी, डीएमके, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, शिवसेना, यूबीटी, आरजेडी, भाकपा, माकपा, जेएमएम, आम आदमी पार्टी, जेकेएनसी, आईयूएमएलसी, केरल कांग्रेस, वीकेसी, आरएसपी, आरएलपी, भारत आदिवासी पार्टी। ये तो वो पार्टियां हैं जिनके पास लोकसभा में सीटें हैं। तो ये करीब 20 पार्टियां हैं, इससे भी बड़ा ये गठबंधन है। और देश के लोगों के लिए जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, उन्हें लगता था कि ये गठबंधन जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को काउंटर करने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबकी आवाजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, वो सुनी जानी चाहिए। तो इसलिए आज से वो पावर बैलेंस करने के लिए अच्छा गठबंधन ये शेप ले चुका है। और लोकसभा चुनाव में पब्लिक ने, जिसे पूरी दुनिया ने कहा, भारत में तो कई विश्लेषकों ने कहा भी कि बड़ा बैलेंस मैंडेट इस बार लोगों ने दिया है। वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाए, लेकिन सरकार बिल्कुल निरंकुश ना हो,
विपक्ष के हाथ में भी इतनी ताकत दी कि वो सरकार के सामने पुरजोर तरीके से अपनी बात रख सके। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है, मैं चाहूंगा कि आप उसका भी जवाब दें, अपनी बात भी रखिए। सवाल यह है, फिर सिंह साहब से भी यह सवाल मैं पूछूंगा कि अगर इंडिया अलायंस वाकई खत्म हो गया है, जैसा पवन खेड़ा कह रहे हैं, बाकी लोग कांग्रेस से जानना चाहते हैं कि खत्म हुआ है या नहीं हुआ है, अगर वाकई खत्म हो गया है तो किसके लिए फायदेमंद है, किसके लिए ये नुकसानदेह है? डॉक्टर साहब, आप इस सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद सिंह साहब से पूछेंगे। रीजनल पार्टियों के लिए नुकसानदेह है, कांग्रेस के लिए फायदेमंद है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा वात्सल जी, सिंह साहब ने अभी कहा कि बिहार में पॉलिटिकल ऑब्जर्वर लोगों का कहना है कि 70 सीट पे जो आया था स्ट्राइक रेट, उसके अनुसार कम मिलनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि लोकसभा चुनाव में जो स्ट्राइक रेट रहा, 26 सीट पे लड़ करके 4 सीट पर आरजेडी जीती और 9 सीट पे लड़ करके 4 सीट पे कांग्रेस जीती, तो उस हिसाब से विधानसभा में चुनावों का अगर गठबंधन होता है तो उस हिसाब से 50-50 सीटों पर लड़ने का होना चाहिए, इसलिए कि स्ट्राइक रेट कांग्रेस का बहुत मजबूत है। हाँ, और कांग्रेस जहां जिन सीटों को कहे उन सीटों को मिलना चाहिए। हमेशा आरजेडी ये काम करती है, कांग्रेस की जीती हुई सीट छीन लेती है, किसी और को दे देती है। ये गड़बड़ है, ये नहीं होना चाहिए। तब स्ट्राइक रेट कांग्रेस का आरजेडी से 3 गुना ज्यादा होगा। जी जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात जो है बिल्कुल एक दिल से निकलती है। कांग्रेस के आप सिंपैथाइजर इसीलिए शायद कहे जाते हैं, लेकिन आप जो बात हमें कन्वे कर देते हैं, हमारे देखने वालों को कन्वे कर देते हैं, हाई कमान आपकी बात ये नहीं सुनता। हाई कमान में कांग्रेस के इतना साहस ही नहीं है। यूपी का भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, दिल्ली में आप अपनी स्थिति देख रहे हैं पार्टी की, महाराष्ट्र में आपने देखा कि क्या हुआ, बिहार में भी आप लिखवा के रख लीजिए मुझसे, जो लालू जी कहेंगे, जो तेजस्वी जी कहेंगे, राहुल गांधी और उनकी टीम उसी पर मोहर लगाएगी। अपनी तरफ से अड़ने का उनमें साहस नहीं है। जो 20-20 साल 50-50 साल से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे थे वर्कर, मुझे जानकारी मिली है कि उनको कान पकड़ के बाहर निकाल दिया गया पार्टी से, और उनके लिए आवाज उठाने वाला एक आदमी भी नहीं है। ऐसे कुछ लोगों को आप भी जानते हैं, शायद आप उनके बारे में खुलकर बात नहीं करना चाहते, आपके कुछ कंपल्शन हो सकते हैं। जो लोग कांग्रेस को आज की तारीख में चला रहे हैं, उनकी दिक्कतें अलग हैं, वो इन बातों को नहीं समझते। जो सलाह आप दे रहे हैं, जो सिंह साहब दे रहे हैं, सिंह साहब, मुझे लग रहा था कि डॉक्टर साहब कहेंगे कि इंडिया अलायंस अगर खत्म होता है तो सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, बीजेपी को होगा, लेकिन इन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दलों को नुकसान होगा, कांग्रेस को फायदा होगा। आपकी नजर में किसे फायदा, किसे नुकसान? देखिए, निश्चित रूप से इसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा और इसमें कांग्रेस को नुकसान होगा, क्योंकि आप देख लीजिए जो 99 सीटें मिली हैं कांग्रेस को, तो इसमें काफी हद तक योगदान रहा है क्षेत्रीय दलों के वोट बैंक का भी। तो एक अलग लड़ने का, क्योंकि एक इंप्रेशन ये भी होता है ना कि जब कांग्रेस पार्टी एकदम अलग लड़ रही है, हालांकि मैंने पहले कहा कि पोस्ट पोल अलायंस के लिए कांग्रेस को पहल करना चाहिए, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा कांग्रेस को अपना ये करने में, अपने आप को शक्तिशाली बनाने में। लेकिन फिलहाल कांग्रेस को नुकसान होगा, क्योंकि एक इंप्रेशन ये भी तो जनता के बीच में जाएगी कि कांग्रेस अकेले लड़ रही है और कांग्रेस में इतना दम नहीं है कि वो विकल्प बन सके, तो भारतीय जनता पार्टी का, तो फिर उनका आकर्षण खत्म हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे दलों का एक साथ फोटो खिंचाना, कम से कम इतना तो आकर्षण होता है कि इतने सारे दल हैं, इतनी सारी ताकत है, एक साथ लड़ रही है, तो हो सकता है कि मोदी जी के खिलाफ ये लोग एक विकल्प तैयार कर लें। तो इस साइकोलॉजिकल गेम में निश्चित रूप से कांग्रेस को नुकसान होगा, बीजेपी को फायदा होगा। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जहां आमने सामने का मुकाबला होता है, कर्नाटक और हिमाचल, 2 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस ने बढ़त बनाई भारतीय जनता पार्टी पर, अदरवाइज हर जगह कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आई है। हालांकि इंडिया अलायंस कोशिश जिनकी पहल पर हुई थी, नीतीश कुमार, वो पिछले साल ही इसको गुड बाय कह चुके थे। पवन खेड़ा ने कह दिया है, कांग्रेस के किसी नेता ने अभी तक जवाब नहीं दिया है, और प्रवक्ता होने के नाते उनका फाइनल कमेंट माना जाना चाहिए। लेकिन तमाम ऐसे दल हैं जो कांग्रेस के साथ रहना चाहते हैं, तो क्या पुराना यूपीए बनेगा, या बाद में कोई कांग्रेस के बड़े नेता आएंगे, सामने आकर कहेंगे नहीं जी अलायंस अभी जिंदा है, और बाकी पार्टियों का क्या रिएक्शन होगा,
ये भविष्य बताएगा। हालांकि डॉक्टर साहब मानते हैं कि अगर इंडिया अलायंस आज की तारीख में खत्म हो जाए, जैसा पवन खेड़ा कह रहे हैं, तो फायदा कांग्रेस को होगा, और सिंह साहब को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उसमें फायदे में रहेगी और कांग्रेस नुकसान में रहेगी। आप क्या सोचते हैं? अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपनी बात हमें बता सकते हैं। अगले किसी कार्यक्रम में हम आपकी बात को भी शामिल करने का प्रयास करेंगे। सिंह साहब, डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया, चर्चा में हिस्सा लिया और अपनी बेबाक तरीके से राय रखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।